नमस्कार। आज के वीडियो में हम सहसंयोजक बंध और सहसंयोजक यौगिकों के बारे में बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड एंड कंपाउंड। सहसंयोजक यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, इन यौगिकों के गुणधर्म कैसे होते हैं, इनके बारे में आज हम बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो का आनंद लें। पहले हम आयनिक बंध के बारे में बात करते हैं। जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर बहुत अधिक होता है तो आयनिक बंध बनता है। आयनिक बंध में एक परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरे परमाणु उसको ग्रहण कर लेता है। लेकिन यदि दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर कम हो या नहीं हो तो फिर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तो फिर यौगिकों का निर्माण किस प्रकार से होता है तो उसके बारे में हम बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अर्थात आयनिक यौगिकों का निर्माण तब होता है जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर ज़्यादा हो। यदि विद्युत ऋणताओं में अंतर कम हो तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता। तब यौगिकों का निर्माण कैसे होता है। समान या लगभग समान विद्युत ऋणता वाले परमाणुओं के मध्य अष्टक पूर्ण करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान नहीं हो सकता, जैसा अपन ने पहले भी बात की है। तब लुईस ने बताया था कि ऐसे परमाणु इलेक्ट्रॉनों का साझा करके अष्टक पूर्ण करते हैं। यानी परमाणु के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पाने के लिए सभी परमाणु सक्रिय रहते हैं। यदि 8 से कम इलेक्ट्रॉन हैं तो वो उतनी संख्या में इलेक्ट्रॉनों का साझा करेगा जितनी संख्या उसके कम हो रही है। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं जबकि होने चाहिए 8, तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके पास में कम है तो वह 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी दूसरे परमाणुओं के साथ में कर लेगा। साझेदारी के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के अष्टक पूरा करने में सहयोग करते हैं और दोनों परमाणुओं का अष्टक उससे पूरा हो जाता है। साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म दोनों परमाणुओं के साथ में गिना जाता है और साथ ही जो बंध का निर्माण होता है उसे सहसंयोजक बंध कहते हैं और इसको एक डैश के द्वारा दर्शाते हैं। तो परिभाषा देखिए, दो परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध, यानी 2 परमाणु होंगे और उनके मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म यानी 2 इलेक्ट्रॉन जब होंगे तो एक बंध बनेगा। तो उसकी साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। तो परिभाषा आप नोट कर लीजिए। 2 परमाणुओं के बीच एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजक बंध कहते हैं। जिन अणुओं व यौगिकों में यह पाया जाता है उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। किसी तत्व के द्वारा साझे के लिए दिए गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की सहसंयोजकता कहते हैं। H2, O2 और N2 और कार्बन की सहसंयोजकता क्रमशः 1, 2, 3 और 4 होती है। तो कार्बन की सबसे अधिक 4 होती है, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 2, हाइड्रोजन की 1। इसका अर्थ यह है कि कार्बन अन्य तत्वों के साथ में 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इसी प्रकार नाइट्रोजन या अन्य परमाणु के साथ में 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नाइट्रोजन करता है और ऑक्सीजन अन्य परमाणु के साथ में 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है, हाइड्रोजन 1 की करता है और कार्बन सबसे अधिक 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी अन्य परमाणु के साथ में करता है। किसी परमाणु के बंध निर्माण में केवल उसके संयोजकता कोश के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को लुईस ने बिंदुओं के रूप में प्रदर्शित किया था, जिन्हें लुईस संरचना या लुईस बिंदु संरचना के नाम से जाना जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों को हम बिंदुओं के द्वारा दर्शाते हैं। ध्रुवता के आधार पर सहसंयोजक बंध 2 प्रकार का होता है। पहला है अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। यह तब बनता है जब दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता बिल्कुल समान हो। जब एक ही तत्व के 2 परमाणु या बिल्कुल समान विद्युत ऋणात्मकता वाले
परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बंध बनता है तो इसे अध्रुवीय या शुद्ध सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसमें बिल्कुल भी ध्रुवता नहीं होती। जैसे H2, N2, O2 ये समान परमाणु हैं, तो इनके मध्य बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध अध्रुवीय या शुद्ध सहसंयोजक बंध होता है। दूसरा है ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। जब अलग अलग तत्वों के परमाणु जिनकी विद्युत ऋणात्मकता में अंतर कम हो के मध्य इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो तो बनने वाला सहसंयोजक बंध में ध्रुवता आ जाती है। यानी जब विद्युत ऋणता में अंतर हो तो जो बंध बनता है सहसंयोजक बंध, उसमें थोड़ी सी ध्रुवता आ जाती है और इलेक्ट्रॉन युग्म उस परमाणु की तरफ खिसक जाता है या शिफ्ट हो जाता है जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा होती है। विद्युत ऋणात्मकता में अंतर बढ़ने के साथ ही ध्रुवता भी बढ़ती जाती है। ऐसे सहसंयोजक बंधों को ध्रुवीय सहसंयोजक बंध कहते हैं, जैसे HF। अब यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम होती है जबकि फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। इस बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है वो फ्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार H2O में H की विद्युत ऋणता कम होती है, O की ज़्यादा होती है, तो इस बंध में भी ध्रुवता आ जाती है। इसी प्रकार NH3 में भी ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनता है। यदि दो परमाणु के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होती है तो बनने वाला बंध एकल सहसंयोजक बंध कहलाता है। यानी जब दो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी, दोनों परमाणु के द्वारा आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो वहाँ पे केवल एक बंध बनेगा। इसी प्रकार यदि दो इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो तो द्विबंध डबल बॉन्ड बनता है, और तीन इलेक्ट्रॉन युग्मों यानी कुल 6 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो तो बनने वाला बंध त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड कहलाता है। तो सहसंयोजक बंध यहाँ भी 3 प्रकार के हुए, एकल बंध, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अब इसके कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। सिंगल बॉन्ड के देखते हैं। H2 में ये 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं और दोनों परमाणु के पास में एक एक ही इलेक्ट्रॉन हैं और उनकी ये साझेदारी कर लेंगे तो H2 किस प्रकार से बनता है। तो यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन साझेदारी में काम आ जाते हैं और एक बंध H परमाणु के बीच में बन जाता है। इसी प्रकार HF। अब यहाँ पे एक बात और देखिए कि दोनों समान परमाणु में तो बंध में ध्रुवता नहीं रहेगी। दूसरा एग्जाम्पल है HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। एक H परमाणु, एक F परमाणु। हम जानते हैं कि H परमाणु के पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और फ्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि अष्टक नियम ये कहता है कि सभी परमाणु अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इसके बाह्यतम कोश में 7 है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेगा। तो HF अणु में देखते हैं हम, हाइड्रोजन के पास में एक ही है, उसकी वो साझेदारी करता है, और फ्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में 7 है तो वो एक ही कर लेगा। तो साझेदारी में 2 इलेक्ट्रॉन काम में यहाँ पे आते हैं, यानी H और F के मध्य सिंगल बॉन्ड बनता है। अब इस गोले में हम देखते हैं कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं। कुल 8 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, यानी इसका अष्टक पूरा हो गया। और इस गोले में हम देखते हैं कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। तो हाइड्रोजन के पास में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो इस गोले में पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी इसका अष्टक पूरा है। डबल बॉन्ड के एग्जाम्पल हम देखते हैं O2 के रूप में, यानी 2 ऑक्सीजन के परमाणु हैं और हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के परमाणु के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। तो ये ऑक्सीजन परमाणु 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा और ये भी 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा। तो O2 का अणु देखते हैं किस प्रकार से बनता है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 ये साझेदारी में दे देगा, और इसके भी 2 यहाँ पे, 2 यहाँ लिख देंगे और 2 ये देगा पार्टनरशिप में। अब देखते हैं इस गोले में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, 4, 6 और 2, 8, यानी इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो गया है। और इसी प्रकार इसमें देखते हैं
कुल 8 इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु का अष्टक पूरा हो गया है। और यहाँ पे देखते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन युग्म हैं, तो ऑक्सीजन परमाणु के मध्य डबल बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार हम ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, जो N2 परमाणु के मध्य बन रहा है। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन के परमाणु हैं। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन के परमाणु के बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 3 5, जबकि कितने होने चाहिए, 8 होने चाहिए, यानी इसके पास में 5 ही है, तो 3 कम हो रहे हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी ये करेगा। इसके पास भी 3 और 2 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 इसके पास भी कम हो रहे हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉनों की ये भी साझेदारी कर लेगा। तो इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 3 यहाँ पे, इसी प्रकार इसके 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। अब देखते हैं इस गोले में कुल 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हैं, इसी प्रकार इस गोले में भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। कुल यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, यानी 3 युग्मों की। तो बनने वाला बंध कौन सा होगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो नाइट्रोजन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड बनता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इथाइन का। C2H2 2 कार्बन परमाणु होते हैं और 2 यहाँ पे कार्बन परमाणु से जुड़े एक एक हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक इधर यहाँ पे जुड़ जाएगा। हम जानते हैं कि कार्बन के बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जबकि उसको 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो वह चारों इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। तो एक यहाँ पे कर लेगा और 3 यहाँ पे कर लेगा। हाइड्रोजन के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे वो साझेदारी में काम आ जाएगा। इसी प्रकार इस कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 यहाँ पे साझेदारी में देगा और ये एक यहाँ पे साझेदारी में दे देगा। हाइड्रोजन के पास में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं यहाँ पे इस कार्बन का अष्टक पूरा 6 और 2 8, इस कार्बन का भी अष्टक पूरा 6 और 2 8। हाइड्रोजन के पास में 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन परमाणु के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। इस प्रकार से इथाइन की संरचना होती है। सहसंयोजक यौगिकों के गुणधर्म, इनकी भौतिक अवस्था, इनके गलनांक, क्वथनांक, इनकी विद्युत चालकता कैसी होती है, इनके बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। पहला है भौतिक अवस्था। सहसंयोजक यौगिक सामान्य ताप पर प्राय गैसीय एवं द्रव अवस्था में होते हैं या ये नरम ठोस होते हैं। इनके अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल होता है, जिसे वांडर वाल्स बल कहते हैं, जो कि एक दुर्बल प्रकृति का बल होता है। तो इनकी अधिकतर की सामान्य अवस्था प्राय द्रव या गैस होती है। कुछ यौगिक नरम ठोस होते हैं और इसके अपवाद भी है। कुछ सहसंयोजक यौगिक विशिष्ट संरचना के कारण अति कठोर, यानी बहुत ही ज़्यादा कठोर होते हैं, जैसे हीरा अब तक का ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ होता है। इसका उपयोग कांच और चट्टानें काटने में भी करते हैं। और सिलिकॉन कार्बाइड, ये बहुत ही कठोर होते हैं। गलनांक एवं क्वथनांक, हम जानते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों में दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे वांडर वाल बल कहते हैं। तो इसको तोड़ने के लिए भी कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो इसके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों में अणुओं के मध्य दुर्बल वांडर वाल बल उपस्थित होता है। इन बलों को तोड़ने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः इनके गलनांक एवं क्वथनांक निम्न होते हैं। अब यहाँ पे भी इसके अपवाद है, हीरा और ग्रेफाइट, इनके गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। नंबर 3 है विलेयता। किसी यौगिक की विलेयता में सामान्यतः एक सिद्धांत लागू होता है कि समान समान को घोलता है। लाइक डिजोल्व्स लाइक, समान समान को घोलता है। सहसंयोजक यौगिक अध्रुवीय विलायकों जैसे कार्बन के विलायक में विलय होते हैं और ध्रुवीय विलायकों जैसे H2O, NH3 और HF में ये अविलय होते हैं। नंबर 4 है विद्युत चालकता। हम जानते हैं कि सहसंयोजक यौगिकों में आयन नहीं बनते, तो ये गलित अवस्था में भी विद्युत के कुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं।
इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, इनमें आयन या मुक्त इलेक्ट्रॉन भी नहीं पाए जाते, इसलिए ये कुचालक होते हैं। अब यहाँ पे भी इसका अपवाद है ग्रेफाइट, ये विद्युत का सुचालक होता है। नंबर 5 है रासायनिक अभिक्रियाएं। सहसंयोजक यौगिकों की रासायनिक अभिक्रियाएं आणविक प्रकृति की होती है, इसलिए प्राय धीमी होती है, यानी मंद गति से ये अभिक्रियाएं संपन्न होती है। कुछ बंध टूटते हैं और कुछ नए बनते हैं। इनमें अधिकतर प्रतिस्थापन और योगात्मक अभिक्रियाएं होती है। नंबर 6 है समावयवता। सहसंयोजक बंधों में दिशात्मक गुण होते हैं, इसलिए ये समावयवता दर्शाते हैं और इनमें कई प्रकार की समावयवता पाई जाती है, जिसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। स्टार साइंस। धन्यवाद।